इसी पर बात करेंगे 24 में 400 वर्सेस 40, क्या ये लड़ाई होगी? इसी पर बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के किशोर तिवारी जी जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में मेरे साथ ए के वाजपेयी जी जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब ममता बनर्जी का चैलेंज आप मान ले, 300 सीटें लड़े, 40 जीत जाए, क्या कहेंगे आप? और सबके पास 90 सेकंड का टाइमर। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर ममता बनर्जी साहिबा के चैलेंज की बात आपको समझ में आ रही है तो प्रधानमंत्री जी जरा आप जरूर जवाब दें कि इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल आपने ममता बनर्जी साहिबा के खिलाफ किया था, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी वाला। एक बात। दूसरी बात, अगर आप बात करना चाहते हैं चैलेंजेस की कि साहब 40 हैं कि 400 हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए कि आप कोई नजूमी हैं, भविष्य वक्ता हैं, भगवान हैं, क्या हो गए हैं आप, या जनता जनार्दन सब कुछ है? कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। प्रधानमंत्री जी, इस देश ने बड़े बड़े को धूल चटा दी, हम लोगों को भी धूल चटा दी, तो आप तो किस खेत के हैं हम नहीं जानते। जनता जनार्दन पर इस अभिमान की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। ये जो अभिमान की भाषा है, अभिमान और घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो हमारा आपका क्या रहेगा? प्रधानमंत्री जी, जनता को डिसाइड करना है। मोदी पर चुनाव नहीं हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आइए मुद्दों की बात करते हैं। एक मिनट सुरेंद्र भाई, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही है, नीतीश कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा फूल उनके हाथ में है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट पर कौन क्यों ना वारा हो जाए? बताइए, नीतीश कुमार जी क्यों चले गए? सुरेंद्र भाई, फोटो उनकी चल रही है, बड़ा चमकदार आज उन्होंने कोट वोट पहना हुआ है, आपको भी दिख रही होगी, देखिए शानदार फोटो है। देखिए, नहीं, मैं तो आपको भी नहीं देख पा रहा हूं अभी इस वक्त, चूंकि मैं सिर्फ कैमरे के सामने बैठा हुआ हूं। नीतीश कुमार जी चले गए हैं। नीतीश कुमार जी को उनका वहां जाना मुबारक। हम नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि आए थे, अपना गठबंधन बनाने के लिए आए थे, तो आए क्यों थे नीतीश कुमार जी बता दें। और आज की डेट में वो गए हैं तो क्यों बता दें। नीतीश कुमार जी ने कहा नीतीश कुमार जी फेल मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया और नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार को दोबारा से पदस्थापित कर दिया। तो ये तो जनता बताएगी, हमें आप बहुत ज्यादा युगांतकारी परिवर्तन बता रहे थे भारत की राजनीति का, कि अब यही महागठबंधन 2024 में होगा। वो देखिए मोदी जी के साथ खड़े हैं, आपने कहा था ना युगांतकारी। आज भी हम कह रहे हैं कि मैं फिर से एक बात कहता हूं दीपक भाई आपसे, ये गठबंधन बिल्कुल युगांतकारी है। आपको 2024 के इलेक्शन में इसका जरूर पता चलेगा, आभास होगा, और आप भी कहेंगे इस बात को कि इंडिया के गठबंधन ने एक अहंकारी सत्ता को, मायावी सत्ता को जो हटाने का काम किया है, ये कितना कठिन था। युगांतकारी तो गठबंधन ये, इसमें से नीतीश जी चले गए हैं, बाकी गठबंधन हमारा ममता जी है जो आपको 40 सीटें जीतने की बात कह रही है। अब आप अरे भाई, पहले बात तो सुन लीजिए सर। अब देखिए प्रधानमंत्री जी कह, अब ममता जी हैं हमारे गठबंधन में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पहले तो इस चीज को ले लीजिए ना कि प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 370 सीटें हम जीतेंगे और हमारा गठबंधन 400 सीट जीतेगा या 405, यानी 370 खुद जीतेंगे। 35 में नीतीश कुमार जी भी हैं, रामविलास पासवान जी चाचा भतीजा भी दोनों हैं, यहां पर अपना दल भी है, सुभाषपा भी है, निषाद पार्टी, यानी 37 पार्टियां 30 सीटें जीतेंगी और अकेली पार्टी इनकी 370 जीतेगी। तो ये तो इनका गठबंधन है, आपके सामने है। हमारे सामने तो बहुत स्पष्ट रूप से चैलेंजेस नहीं है। हमारा गठबंधन तो समभाव पर, सामाजिक भाव पर बना हुआ है। हम सीटों के जीतने की बात नहीं करते हैं, हम तो बात करते हैं हमारी व्यवस्था परिवर्तन की। आज की डेट में जो रीजनल फोर्सेज जहां पर ताकतवर हैं, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी, बिहार में श्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी, तमिलनाडु में श्री MK स्टालिन जी, बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा, इन सारे लोगों के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन जी, तो इन सारे लोगों के साथ मिलकर के हम बराबरी के भाव से जीतेंगे। हम नहीं कहते कि हम 370 जीतेंगे और हमारे साथी मात्र 30 जीतेंगे। नीतीश कुमार बताए ना इस बार 17 जीतेंगे, 18 जीतेंगे कि 1 या 2 जीतेंगे।
ठीक है। चाचा भतीजा में को 6-6 सीटें मिलेंगी सुधांशु या जी क्या जो कहे क्या जवाब मिलेगी ले लेते जाकर के। तो आज की डेट में अहंकार का जवाब हम अहंकार से नहीं देंगे, अहंकार और मायावी शक्तियों को परास्त करने का काम करेंगे। सुधांशु जी आ गए, अब इनका प्रवचन सुनिए। नहीं, आप भी दीजिए ना, थोड़ा सा और दे लीजिए। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन बचा है या नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया? देखिए, अब मैं फिर से एक बात कहता हूं दीपक भाई, अगर हम अंतिम संस्कार की बात करने लगे तो अंतिम संस्कार वाली भाषा हमारी नहीं है। अंतिम संस्कार वाली भाषा उन मायावी लोगों की होती है, उन अहंकारी लोगों की होती है, उन निर्लज्ज लोगों की होती है जिन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होता। अंतिम संस्कार हम तो भाजपा का भी नहीं चाहते, हम एनडीए का भी नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं या उनके आप जैसे साथी चाहते हो, ये आप लोगों को मुबारक हो। अंतिम संस्कार जैसी हमारी शब्दावली नहीं है। अंतिम संस्कार की शब्दावली अहंकारी लोगों की है, भाजपा और भाजपा के लोगों की। हमारे तो वो प्रतिद्वंदी, हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनको कतई मारना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो लोग जीवित रहें, वो लोग अच्छे स्वस्थ रहें और अपनी हार को देखें आपने सामने जाकर के। हम अंतिम संस्कार जैसी कोई बात नहीं करते। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं। मैं बताता हूं आपको किस नेता ने कोट किया था। जरा मुझे अपना बैकअप टीम जरा बताए कि अंतिम संस्कार का शब्द किस नेता ने कोट किया था। मेरे ख्याल से वो इंडिया गठबंधन का था या एनडीए का, ये भी बता दीजिए। किशोर तिवारी जी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे 370 प्रधानमंत्री ने खुद को दे दिए और रिलायंस को बोला खाली 30 जीतेंगे। सही है इनका आंकलन? देखिए, पहली बात तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी का अंतिम संस्कार पर स्पष्टीकरण दे दूं। सही बात है, अंतिम संस्कार नहीं कहते हैं, ये सीधे मौत के प्रकार बताते हैं। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत वगैरह वगैरह, फिर मोदी तेरी कब्र खोदेगी, बहुत सटीक हैं ये लोग। दीपक जी, अंतिम संस्कार तो हिंदुओं में होता है और कब्र कहीं और खुदती है। तो जब गाली भी देना होता है ना, तो बहुत सटीक वोट बैंक का ध्यान रखते हैं, कब्र खोदते रहते हैं, हिंदुत्व की भी कब्र खोद देते हैं, फिर कहते हैं अंतिम संस्कार की बात नहीं करेंगे। तो मैं इनकी बात से सहमत हूं, अंतिम संस्कार नहीं करते, कब्र खोदने की बात कहते हैं। अब मैं आता हूं उस विषय के ऊपर। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा 370 तो भाजपा की आएंगी और एनडीए 400 पार। वो 400 पार का मतलब 400 थोड़ी है, 400 है, 410 है, 415 है, 425 क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। और हमने एक और बात, अगर आज आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कोविड के दौरान मैंने मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। उन्होंने कहा कि मैं रीजनल सेटअप से आया हूं, मुख्यमंत्री रहते हुए आया हूं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष में दिग्विजय सिंह जी बैठे हुए हैं, राव साहब यानी शरद पवार साहब बैठे हुए हैं, पवार साहब के लिए कहा, देवेगौड़ा जी के लिए कहा ये सब भी इस भाव को समझते होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कोविड पर जो हमने विजय प्राप्त की है, इसके लिए कोई श्रेय लेने का अकेले विचार नहीं है, सभी राज्य सरकारों ने अपना अपना योगदान दिया है, तब कलेक्टिवली भारत ने यह प्राप्त किया है। मगर उसके साथ उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया कि ये कौन सी राजनीति में हम आ गए कि देश के अंदर डिवीजन पैदा करने की हम बात कहेंगे। कल के दिन उन्होंने कहा कोई कोयला पैदा करने वाले राज्य कहेंगे तो कोयला मेरा है, इसलिए पूरे देश के लोगों को इसका लाभ क्यों मिलना चाहिए। कल के दिन उन्होंने कहा कि हिमालय वाले राज्य कहेंगे नदियां हमारे यहां से निकलती है, तो उत्तर दक्षिण का जो विभाजन करने की बात कि मेरे यहां टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है, ये होता, इस प्रकार की चीज की निंदा की। तो वास्तविकता में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हार की निश्चयात्मक हार की बौखलाहट में इस ढंग की चीजें मुंह से निकलती हैं, इसमें हम कोई अन्यथा नहीं मानते। और अभी मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, क्योंकि तब तक आपका फोन कनेक्ट नहीं हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मगर मैं सुन रहा था। उन्होंने ममता जी की बात कही, परंतु ममता दीदी ने तो आपके बारे में क्या टिप्पणी कर दी है, कहा कांग्रेस 40 नहीं पार करेगी। अरे भाई, अगर इसके बाद भी आपको यह लगता, और अधीर रंजन चौधरी जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी टेक्निकली वो राहुल गांधी जी से टेक्निकली ऊपर है कांग्रेस में, क्योंकि राहुल जी इस समय ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना नेता सदन है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और जयराम रमेश जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बगैर ममता जी के तो डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई संभव नहीं है। अभी आपने अखिलेश जी का नाम लिया, अब कितनी सुंदर बात है, लोकसभा चुनाव आया तो सुरेंद्र जी कितने सुमधुर भाव से कह रहे हैं अखिलेश जी। मध्य प्रदेश का चुनाव था तो कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश और चिरकुट पार्टी, और अभी अखिलेश जी बोल चुके हैं चालू पार्टी। तो मुझे लगता है कि मतलब जिसे एक पुराना गीत था ना
कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे की लाइन में नहीं बोलूंगा, वो जनता जाके अपने आप देख ले। वो इस समय इस इंडी गठबंधन के अंदर की बात हो गई है। क्या करें, अब इनके सामने स्थिति यह है कि जो कुछ अंदर था वो पूरी तरीके से सामने, अब संयोजक भी बेचारे चले गए, मतलब नीतीश जी जो संयोजकत्व थे वो चले गए। और एक और मैं बात बता दूं, एक पॉइंट टेक्निकल, ये बातें उस समय भी आई थी कि नीतीश जी इस बात पे नाराज थे कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखने के ऊपर, और वो इस बात से अप्रसन्न थे। फिर मैं जहां से बात शुरू किया था वहीं समाप्त करता हूं। सुरेंद्र जी ने अंतिम संस्कार की बात कही थी, आप नहीं कहते, तो मैं मान्यवर एक बात पूछना चाहता हूं। एक यूपीए भी तो होता था जिसने आपकी 2 बार सरकार चलाई है। अब ये आप इंडी गठबंधन यानी इंडिया बोलते हैं, वो यूपीए का क्या हुआ है जरा बता दीजिए। वो यूपीए अभी है या उसका अंतिम संस्कार तर्पण अर्पण करके इंडिया में मिला दिया गया है? और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, तो सोनिया जी का आजकल स्टेटस क्या है? मतलब ये यूपीए है या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। कृपया उसका अंतिम संस्कार हो गया या नहीं, ये मुझे जानकारी बता दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, यूपीए है या नहीं? 3-4 चीजें बड़ी साफ है सुधांशु। पहले ये तो बता दीजिए, यूपीए है कि नहीं सुरेंद्र भाई? अरे सुनिए दीपक भाई, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं, पहले आप मेरा जवाब सुनिए। थोड़ा सा जवाब सुनने का धैर्य भी विकसित कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि सुधांशु त्रिवेदी जी आपके यहाँ पर आ गए हैं तो आप जो हैं इतने ज्यादा उछलने लगेंगे, नीचे स्प्रिंग लग जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं नीचे स्प्रिंग नहीं है, आप चाहे तो कुर्सी दिखा दूंगा मैं ऊपर करके। आप नहीं दिखा दीजिएगा अभी। हाँ, मैं ये कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर, तीनों पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो नीतीश कुमार जी की शरण में चले गए और अपने को मां बहन की गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में चले गए। मैं आपको बताऊं, ना उन्हें अपने नाम पर भरोसा, ना अपने काम पर भरोसा, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा, नंबर 1। नंबर 2, 110 मिनट का लोकसभा में भाषण दिया। आज मुझे राज्यसभा का मालूम नहीं कितने मिनट का भाषण दिया है, लेकिन 110 मिनट के भाषण में 78 मिनट कांग्रेस को कोसना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देना है आपको, अपने कार्यक्रम बताने, अपनी नीतियां बतानी है, तो ये एक डरा हुआ और बौखलाया हुआ शख्स ही कर सकता है कि जो पार्टी आज की डेट में विपक्ष के नेता का पद संसद में नहीं प्राप्त कर पाई है, उससे कितना डर रहा है। कितना डर रहा है ये गांधी परिवार से, कितना डर रहा है राहुल गांधी जी से, कितना डर रहा है खड़गे जी से, और कितना डर रहा है अधीर दादा से। आपके सामने है इतना डरपोक स्थिति आज तक भारतीय जनता पार्टी की हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नहीं देखी। इन लोगों ने जिस तरीके से डर अपना दिखाया है कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सामने, और लगातार हमारे नेताओं को, कभी कहते हैं ममता जी आपके साथ नहीं है, कभी कहते हैं अखिलेश जी आपके साथ नहीं है, कभी कहते हैं लोकदल आपके साथ नहीं है। आप इन सारी चीजों को जब आप बात करते हैं, हमारे साथ कोई है आपको नहीं पता, लेकिन आपके साथ कौन कौन है आप तो अपने लोगों को मात्र 30 सीटों में समेट दे रहे हैं। 30 नहीं 35 में, 400 पार नहीं कहा था सुधांशु जी, कहा था 405 आएंगे। आप इस चीज को बता दें हम आपसे, तो 35 सीटों में 37 गठबंधन के दलों को आप समेटते हैं। ये आपकी परिस्थिति है, ये आपकी स्थितियां हैं, ये आपके अपने गठबंधन के साथियों की। अब आप आ जाइए यूपीए पर और सोनिया गांधी जी पर। सोनिया गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता हैं, थी और रहेंगी। हम लोग मार्गदर्शक मंडल में आपकी तरीके से नहीं डालते हैं सुधांशु जी। और रही बात अंतिम संस्कार की, तो यह भाषा हो सकती है, आपकी हो सकती है, आप लगातार इस भाषा को डिफेंड करिए, और जितना आप डिफेंड करेंगे उतना ही आपको मायावी रूप में जाना जाएगा, उतना ही आपको अहंकारी रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अब अंतिम संस्कार की भाषा किसकी है? मेरा भी गला थोड़ा खराब हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, फिर किशोर तिवारी जी हाथ उठा रहे। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने एक छोटा सा साउंड बाइट निकाला हुआ है आपके लिए, सुनिएगा उसको थोड़ी देर बाद। सुधांशु भाई, नहीं, सुधांशु जी आपका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी को। देखिए, ये मेरी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कनेक्ट कर दीजिएगा, पर मैंने टीवी से आपकी आवाज सुनी। देखिए, मैं जो सुरेंद्र जी की बात को मैंने सुना, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। मैंने सुरेंद्र जी कोई बात आपके बारे में टिप्पणी नहीं की है, मैंने सिर्फ ममता जी का कोट बताया है और अधीर रंजन चौधरी जी का कोट बताया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि खड़गे जी ने जब परसों बोला था राज्यसभा में, तो 1.25 घंटे से अधिक बोला था।
उन्होंने मजाक में मतलब लाइटर नोट पे कहा कि भाई इतना खुलकर बोलने की आजादी इसलिए मिली कि बाकी लोग उधर गए हैं, मतलब कहीं और हैं, इस समय नहीं है। सुरेंद्र जी, एक बात मैं आपसे बड़ा अच्छा कहना चाहता हूं, आपने बड़े अच्छी बात कही, मार्गदर्शक मंडल की बात कही। हमारे तो नेता जब 85 वर्ष 90 वर्ष के हो गए मार्गदर्शक मंडल में, आपके यहां तो अजीब बात है साहब, आपके यहां तो पद पे आके आदमी मार्गदर्शक रहता है, क्योंकि पद के मार्ग पर तो कोई और चल रहा है। मार्ग पे चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जो ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और मार्गदर्शक के रूप में दो दो नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। और फिर भी किसी को मेरे बात की आपत्ति हो तो पिछले का पिछला वाला जो, यानी 2 सदन पहले आप जाके बाइट निकाल के देख लीजिए, राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे थे संसद के बाहर, और अधीर रंजन चौधरी जी और खड़गे जी, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष उनके अगल बगल खड़े थे, वो मात्र मूक दर्शक बने हुए उसको सुन रहे थे। मान्यवर, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री उस विषय को बोलता है तो बाकी लोग सुनते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं होता, एक सांसद बोलता है और बाकी नेता बैठ के उनको सुनते हैं। तो इसी कारण से हमारी और आपकी सोच में ये अंतर है। और यहां पर वो छोड़िए हमारे अंदर क्या, हमारे वो छोड़िए, आज देश के सामने बहुत स्पष्ट है, एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन और दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व में भ्रम का गठबंधन। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके साथ बिल्कुल आऊंगा, लेकिन आइए आपको सुनाता हूं अंतिम संस्कार वाली बात कहां से आई मेरे दिमाग में, किसने कही थी, मैं सुनाता हूं। ये कांग्रेस नेता ने कहा था, सुनिए। देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया। नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया। अब सुरेंद्र भाई, ये मेरा शब्द नहीं था अंतिम संस्कार, ये शब्द था माननीय श्री प्रमोद कृष्णम जी का, और प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब बताइए। 3 चीजें बहुत स्पष्ट मैं कर दूं। आपका एक अच्छा खासा चैनल है, दुनिया देखती है, आप विख्यात प्रख्यात प्रस्तोता हैं और बहुत विख्यात पूर्व पत्रकार हैं आप। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रमोद कृष्णन जी हमारे यहां किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रमोद कृष्णन जी किसी भी तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी के सलाहकार नहीं है, ये मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। और नंबर 3, अगर ये भाषा प्रमोद कृष्णन भी बोल रहे हैं तो मैं प्रमोद कृष्णन की भी उसी तरीके से मजम्मत करता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले बोला और उसके बाद प्रमोद कृष्णन ने इस बात को बोला। प्रमोद कृष्णन हमारे यहां किसी भी आधिकारिक पद पर कतई नहीं है। और अंतिम संस्कार की भाषा अगर कोई भी बोलता है, दीपक चौरसिया बोलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं, सुरेंद्र राजपूत बोलते हैं, या प्रमोद कृष्णन या नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सबका एक तरीके से प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता की परिभाषा में यह कहीं पर भी नहीं आता है। हम तो लोगों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, सुधांशु जी की भी लंबी उम्र की कामना करते हैं, मोदी जी की भी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि आए अगली बार सरकार में विपक्ष में बैठे और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करें। ठीक है। प्रमोद कृष्णन जी क्या है सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, आप ही की पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब। प्रमोद कृष्णन बिल्कुल भी हमारी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, कोई प्रियंका गांधी जी के सलाहकार नहीं है। सुरेंद्र जी, बहुत मैं जिम्मेवारी, अरे पार्टी में तो है ना, पार्टी में है। आपने चुनाव लड़ाया था राजनाथ सिंह जी के खिलाफ उनसे कि हमने तो कई लोगों को चुनाव लड़ाया था, लेकिन आज की डेट में वो पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता है। अरे ये तो आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं पता, किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं पता कि बिल्कुल नहीं आदमी कार्यकर्ता है, नेता है, नहीं है। करोड़ों मैं वही कहता हूं, करोड़ों लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब उन्होंने अपना वो रिन्यूअल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, हमारी पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। उनसे ये भी पूछा गया क्या बीजेपी जाने वाले हैं? गांधी जी के कोई सलाहकार जाऊंगा तो गाजे बाजे के साथ जाऊंगा। मैं निषेध करता हूं
मीडिया की इस बात का झूठ फैलाती है मीडिया कि वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार है। वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार प्रमोद कृष्णन नहीं है। ठीक है, मैं आधिकारिक रूप से सुधांशु जी, फिर किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ना देखिए, ये तो इनका अंदरूनी मामला है कि वो ये कहना चाहें कि प्रियंका गांधी जी के सलाहकार हैं या नहीं। ये प्रियंका गांधी जी का ऑफिस इसको वेरीफाई कर सकता है। मगर मैं इतना बता दूं सुरेंद्र राजपूत जी को कि 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी थे लखनऊ से, और सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले थे। और जबकि सोनिया गांधी जी के खिलाफ सपा बसपा ने अपना ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं उतारा था और प्रमोद कृष्णन के खिलाफ उतारा था, इसलिए उसके बावजूद मिले थे। तो भैया बहुत अच्छी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, अगर कोई नेता थोड़ा बहुत अपना वोट पा जाए उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर हैं भाई। उत्तर से दक्षिण तक देख लिए भैया, गुलाम नबी आजाद जी से लेके कैप्टन अमरिंदर से लेके और विजय बहुगुणा जी से लेके, जो मिल जाए मजबूत नेता थोड़ा, उसको तो निपटाने में आप लोग माहिर हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी थे और सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में वोट उनको मिले, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके खिलाफ एसपी बीएसपी ने कैंडिडेट खड़ा किया था, सोनिया जी को वॉक ओवर दिया था। ठीक है, मैं सीधा किशोर तिवारी जी के पास जाता हूं। किशोर तिवारी जी, एक बयान आपको याद दिलाता हूं। यह बयान है माननीय उद्धव सिंह ठाकरे का। आपका कहीं अलाइनमेंट बिगड़ तो नहीं रहा है? उद्धव ठाकरे ने कहा, उद्धव जी ने कहा, मोदी जी हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी नहीं है, आपने ही हमें दूर कर दिया था, हम तो आज भी भगवा और हिंदुत्व वाले हैं। किशोर तिवारी जी, कुछ हो रहा है क्या? इलू इलू देखो चौरसिया जी, एक बात मैं बताता हूँ, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आज भी क्लियर करता हूँ, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और बीजेपी से तो बहुत करीबी जुड़ा हुआ था और बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर भी रैंक पे था, किसान मिशन का चेयरमैन था। कुछ तो बातें बिगड़ी है सुधांशु जी, कुछ तो बातें बिगड़ी थी जो हमें उम्मीद बिगड़ी है या बिगड़ी थी या है, ये भी बताइए। दीपक जी, मैं पूरा बताने वाला हूँ ताकि सुधांशु जी थोड़े से करीबी आदमी है। सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं, उनको मत भूल जाइए, उनको भी बता रहे हैं आप, कांग्रेस वालों को भी बता रहे हैं आप। देखिए, मैं एक पूरी बात रख लेता हूँ कि मैं ऑफिशियल वर्जन दे रहा हूँ क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मोदी जी के अच्छे कामों को हमने सराहा है। मैंने जब रामलला पधारे थे उस दिन सुधांशु जी थे मेरे साथ, मैंने उस कार्यक्रम की बहुत सराहना की और इन्होंने ही मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने अभी भी बोलता हूं कि मोदी जी की कार्य पद्धति को लेकर और महाराष्ट्र के नेतृत्व को लेकर हमारे मतभेद है और जिस प्रकार से उद्धव जी की सरकार गिराई गई और शिवसेना को तोड़ दिया गया तो वो लोग भी आहत है। मैं अभी बता रहा हूं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं रहते, कोई दोस्त नहीं रहते, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो हमने की है, तो मैं सुधांशु जी तुमको क्लियर बता देता हूं, चुनाव के बाद भी अपन बैठेंगे। महाराष्ट्र से भाजपा मुक्त होने को जा रही है। हमने कांग्रेस, प्रकाश आंबेडकर जी, एनसीपी और शिवसेना ओरिजिनल, मैं अभी बता रहा हूं, आपने जितनी तोड़फोड़ की, इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया, ईडी का लिया, सीबीआई का लिया, लेकिन एक बात जिस पे चर्चा होनी चाहिए, सुधांशु जी, राजनीति अपनी जगह, मोदी जी को इस बात की कल्पना रहनी चाहिए कि जब वो छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, मैं आज आपको बताता हूं, कपास मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है, सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काम लोगों को उपलब्ध नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ कि गारंटी की जो बात करते, आप 4 करोड़ घर की बात करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने सर्वे हमने किए हैं उसमें 20 से 30% घर बने नहीं है। नल योजना के अंदर महाराष्ट्र में यवतमाल तरीके जिला स्तर पर भी पानी नहीं आप घर को पहुंचा सके। तो मोदी जी को आप एक्चुअली बता दो। आप बोलते हैं कि ओपन डिफेक्शन विलेजेस हो गए, मैं आपको फोटो भेजूंगा,
मैं आपको खोटे पूछूंगा, मोदी जी की गारंटी मोदी जी को क्यों नहीं बताते आप कि मुद्रा योजना कचरे में जमा हो गई है? ठीक है। बैंकों ठीक है, बहुत टाइम ले लिया किशोर जी, मैंने टाइमर भी हटा दिया आपसे। इसका जवाब A.K. वाजपेयी जी से लेते। A.K. वाजपेयी जी, मोदी जी की गारंटी है ही नहीं, किशोर तिवारी जी का ये कहना है। किशोर तिवारी जी, जनता में एक आदमी है, एक व्यक्तित्व है इनका। 140 करोड़ जनता है, उसमें एक है। इनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, क्या जवाब आया वहां? 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। 14 में जीते, 19 में जीते, और 24 में जो अब आत्मविश्वास है और जो कॉन्फिडेंस है जीत का, और जो प्रोडिक्शन भी कर रहे हैं कि इतनी सीटें 370 के पार जाएंगे, 400 के पार जाएंगे, तो उसके पीछे कोई तो कारण है, और कारण बड़ा साफ है कि अपने काम पर यकीन है। गरीब सेक्टर के किस क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम नहीं किया है, कृपया करके एक काम अगर ये बताते तो हम इनको मान जाए। और इनके सर्टिफिकेट से काम चलने वाले ही ना, अल्टीमेटली सर्टिफिकेट जनता को देना। 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? किसानों को हर महीने पैसा जाता है कि नहीं? जब किसान गएंगे तो छोटे किसान जिनके लिए 100 रुपए की भी कीमत होती है, उसकी बात करते हैं। जब गरीबों की बात करते हैं तो अंतिम आदमी की बात करते हैं। अंतिम आदमी जिसके पास खाने का भोजन नहीं होता था, उसको एक सेकंड, मैं तो बोलता नहीं आपके बीच में। जब गरीब आदमी की हम बात करते हैं तो उसके खाने का प्रबंध किया, उसके शौचालय का प्रबंध किया, उसके घर का प्रबंध किया, और घर का प्रबंध किया तो रजिस्ट्री किसके नाम की? महिला के नाम की। महिला को सम्मान दिया, महिला को सुरक्षा दी। ये कौन कर पाया है? 60 सालों में तो हुआ नहीं। 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या हुआ? कलाई बिल्कुल सही खोली है मोदी जी ने कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है और कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ थी। पंडित नेहरू की जो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए, वो चेक कर लीजिए, किताबों में बाकायदा लिखी हकीकत। इन्होंने कभी रिजर्वेशन नहीं दिया। मंडल कमीशन का रिजर्वेशन 1980 के दशक में रिपोर्ट आई थी मंडल बाबू की, और वो इन्होंने लागू नहीं की। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, रामविलास पासवान वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको लागू किया। और अभी कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने का काम किया, उनको भारत रत्न दिया। कर्पूरी ठाकुर साहब ने 3% EWS को दिया था, इस सरकार ने 10% दिया है। तो खाली बातों से काम नहीं चलेगा, खाली नारों से काम नहीं चलेगा, उस अंतिम आदमी के लिए काम करना पड़ेगा। किशोर तिवारी जी, ये तो कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। ये आलोचना, मतलब अगर आप ये आलोचना रख रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो शायद जनता तक उतना ना पहुंचे, क्योंकि लोगों को काम दिख रहा है। लाभार्थी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। थोड़ा बिल्कुल दीजिए किशोर तिवारी जी, जवाब देने के लिए बैठे हैं आप। हाँ, ये देखो, A.K. वाजपेयी जी की बातों से तो मैं भी सहमत हूँ। मोदी जी ने काम की शुरुआत की, पर मोदी जी के पास टीम अच्छी नहीं थी, ये बात मैं कबूल करता हूँ। मोदी जी ने बोला था मैं किसानों का इनकम दुगना करूंगा। इन्होंने इनकम दुगना नहीं हुआ तो कैश सब्सिडी देना चालू किया। देखो, सब्सिडी रिस्टोरेशन यह पॉलिसी के खिलाफ जाकर किया। और एक बात कहता हूँ, भारत में सबको पक्का मकान मिलेगा ऐसा कहा गया था, अभी 32 करोड़ लोगों के पास मकान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ A.K. वाजपेयी देश के सामने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मैं 15 लाख का जुमला नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। पीने के पानी का जो क्लेम किया जा रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा, मैं रोजगार के अवसर पे भी बात करूंगा। देखो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोदी जी की पॉलिसी विफल हुई, यह मैं इसमें कन्विंस हूँ, इसमें उद्धव जी कन्विंस है। भाजपा मुक्त महाराष्ट्र होने को जा रहा है, इतना मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं। चलिए, मैं सुधांशु जी से इसका जवाब लेता हूं। सुधांशु जी, मोदी जी की टीम सही नहीं है। शायद किशोर तिवारी जी कह रहे हैं खाली उद्धव जी का आना बाकी है, टीम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएगी और शरद पवार जी भी आ जाएंगे, क्योंकि परिवार में तो आज तो मुझे ये भी पता लगा, मैं बता दूं किशोर तिवारी जी, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आज पवार परिवार के कई लोग अजीत पवार की तरफ से प्रस्ताव लेकर गए हैं पवार साहब के पास कि छोड़िए, अब जिद छोड़िए, हमारे साथ आ जाइए, ये महाविकास आघाड़ी छोड़िए। और कहा यह जा रहा है कि इससे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। और यह भी कहा गया है उनको कि बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी, आपकी राज्यसभा की सीट बरकरार रहेगी, और शरद पवार जी इस पर एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा सुधांशु त्रिवेदी जी, टीम सही नहीं है, उद्धव जी नहीं है उस टीम में। देखिए,
इन लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता है, इन लोग टीम के हिसाब से उसको मानते हैं जो लोग लिख लिख के देते हैं, आधी अधूरी चीजें। जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि वो आउटडेटेड हो गए हैं आउटसोर्स करते करते, वो आउटसोर्स वाली टीम होती है। यहां मोदी जी के तो दिल से मामला निकलता है। किशोर जी, मगर देखिए आपकी टीम ने पता नहीं आपको क्या बताया। सर आपने भी बोला 32 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है। आज आपको पता है भारत में पर पर्सन पर फैमिली रेशियो है 4.9, यानी एक परिवार में 4.9 लोग हैं। आबादी कितनी? 140 करोड़। उसके हिसाब से कुल परिवार कितने हुए? 27-28 करोड़। तो मकान तो एक परिवार का एक होता है, मतलब 27-28 करोड़ भारत में परिवार हैं और 32 करोड़ लोगों को मकान नहीं मिला है। मुझे लगता है कि मान्यवर जो आप लोगों को टीम जो रिस्पांस देती है, कम से कम उनको इन सब बातों के बारे में जानकारी लेकर रखनी चाहिए। ये नहीं आप लोगों के एक नहीं दर्जनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना, किशोर जी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। मेरे भाई क्या बात करने लगते हो? अभी चेक करिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, हम 2024 में बैठे, 1974 में जाके चेक करिए, महंगाई जानते कितनी थी? 30%, 28% 1973-74 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जिस जमाने में वो मशहूर गाना बना था जिसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में किया था, वो आधी लाइन बोली थी, मैं पूरी बोल देता हूं कि वो पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30% और रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%। रेट ऑफ ग्रोथ 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30%। इसी 50 साल में 1991 आ जाता है, सोना गिरवी रख दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से नीचे हो गया, रुपये का अवमूल्यन हो गया, महंगाई की दर 17%। इसलिए मैं कहता हूं मनोहर, ये सब जो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा दुष्प्रचार और प्रचार मत करिए, ईमानदारी से कहिए। और अंत में मैं कहता हूं किशोर जी, आप कैसे बात करें? तोड़ दिया, भाइयों को कोई तोड़ नहीं सकता जब तक किसी एक भाई के मन में कोई अन्यथा भाव ना आ जाए। और मैं तो कहना चाहता हूं, हम लोग तो तब साथ में थे आपके जब बाला साहब ठाकरे जी थे, कितना कांग्रेस ने दबाया, जेल में डालने की कोशिश की। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट याद है कि नहीं? टूट गए क्या? अरे झुके भी नहीं। 6 दिसंबर 92 को बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, आओ जिसको कार्रवाई करनी हो करो, अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे गर्व है। आज आप बाला साहब ठाकरे जी के शेर का दायित्व कहने वाले लोग कहते हैं हम टूट भी गए, झुक भी गए। क्या हो गया भाई? इसीलिए कह रहे हैं उनके वास्तविक शौर्य के उत्तराधिकारी आज मोदी जी हैं, जिन्होंने वो हिम्मत दिखाई कि दृढ़ता के साथ विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहे। काश आप भी साथ में खड़े होते तो ये दिन नहीं होता। जो एक वो शेक्सपियर का पुराना डायलॉग है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मैनी ए मैन देयर लाइफ इज सोल्ड, हैव यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, योर सूट हैज नॉट बीन इज गोल्ड। तो अगर आप इतने ही समझदार होते तो ज्यादा बेहतर होता। किशोर तिवारी जी, आपका छोटा सा जवाब, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। नहीं सुधांशु जी, मैं एक बात बताता हूँ। अरे किशोर तिवारी जी, ज्यादा आक्रामक मत होइए, कहीं उद्धव जी चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके ये बयान जो है वायरल होंगे। अरे भाई, मैं अभी बता रहा हूँ, सत्ता और विपक्ष दोनों की जवाबदारी बराबर रहती है। हमने जिंदगी में ज्यादा समय तो संघर्ष ही किया और हमें संघर्ष की आदत है। जिनको जिनको सत्ता का मोह है वो जाएंगे, हाँ हमको नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें भाजपा मुक्त करना है और महाराष्ट्र की जनता वो निर्णय ले लेगी। मैं अभी बता रहा हूँ ना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं बोल रहा हूँ तो ग्राउंड रियलिटी बीजेपी के खिलाफ है महाराष्ट्र में। सुधांशु जी, यहाँ आपकी जो टीम है ना महाराष्ट्र की, उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। अभी की जो सरकार है उसके तो एमएलए पुलिस स्टेशन में गोलियां चला रहे हैं। हाँ, होम मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर कहता है कि जो व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदेगा नहीं उसको जेल में डालेंगे। अरे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीसीआई और नाफेड क्या कर रहा है? आपकी सरकार निकम्मी है। मैं बताता हूँ ना, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ऐसी तैसी कर कर हमारी सरकार गिराई। स्पीकर का मिसयूज, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज और अभी तो रिटर्निंग ऑफिसर का भी मिसयूज है। अभी आप बताइए, आपको क्या लगता है सुधांशु जी? आप है ना इतने विद्या निपुण और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोग अब सच्चाई जान गए हैं। हाँ, ये बातों के भरोसे नहीं होगा, नहीं चलेगा। राम जी भी सहारा नहीं देंगे आपको, मैं अभी बता रहा हूँ। ग्राउंड में लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है। सुधांशु किशोर भाई, अब आप बात रिपीट कर रहे हैं, मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाता हूं। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री का कहना 370 400, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? 2004 नहीं याद आता आपको? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब 2014 में हमने 272 कहा था तो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लगा था। ईमानदारी से कह रहा हूं, अमित शाह जी ने जब कहा था बंगाल में 2019 में कि हम 20 सीटें जीतेंगे तो सब लोग हंस रहे थे। 18 जीत के दिखाया। 272 प्रधानमंत्री जी ने कहा तो 282 आए। 2019 में हमने 300 पार कहा, 300 पार किया। और आप देखिएगा, चूंकि जो काम प्रधानमंत्री जी और हम लोग करते हैं जमीनी आधार के ऊपर काम करने के बाद बोलते हैं, ये नहीं कि कोई एनजीओ के द्वारा आउटसोर्स किसी ने कुछ बता दिया और कोई चीज दे ली। और एक और बात समझिए, 72 साल हो गए हमें आज तक राजनीति में आए हुए, किसी सैद्धांतिक मुद्दे पे हमने एक बार अपना स्टैंड चेंज किया हो तो बता दीजिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने कोट किया, 59 में नेहरू जी लिखते थे कि वो आरक्षण के खिलाफ है और कह रहे हैं नौकरियों में तो मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूं क्योंकि क्वालिटी को एकदम कंप्रोमाइज करती है। आज ये कहते हैं कि ये है। अब बताइए, एक जमाने में अपनी जाति बताते थे, उपजाति बताते थे, गोत्र बताते थे, जनेऊ दिखाते, अब कहते पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था लोकसभा में कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तो थी, वो तो पॉलिटिकल बॉडी थी। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यूपीएससी से सेलेक्ट होते, प्रमोट हो गए आते। ये एनएससी में कितने पिछड़े थे भाई? सुपर कैबिनेट थी वो तो, कितने पिछड़े थे बताइए? कुछ नहीं थे। इसीलिए मौके पे जब भी जो चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो अब लोग चेहरे के ऊपर लगा चेहरा और असली चेहरा और नकली चेहरा समझने लगे। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए बताया इन्होंने क्यों और कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी रिसर्च तो अच्छा किया था, नेहरू जी को आरक्षण का विरोधी बता दिया। देखिए उनका लेटर जो आपने नहीं पढ़ा था, प्रधानमंत्री जी ने पढ़ के सुना दिया। सुरेंद्र भाई कहते हैं ना कि दीपक भाई, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। नेहरू जी के जिस पत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं सुधांशु जी, क्योंकि आप इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में, हो सकता है आप ही ने वो सब प्रधानमंत्री जी को दिया हो, क्योंकि आपसे विद्वान आदमी तो कोई उनके पास है नहीं, और आप भी इतिहास को अपभ्रंश करके रखते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम तो कहते हैं कि नेहरू जी ने वो पत्र लिखा। छोड़िए इस बात को, आप आरक्षण के विरोधी हैं ना। आज आप मान गए ना राज्यसभा में कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप जातिगत रूप से आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहिए, नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे? आप कहिए, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो कहिए कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप कहिए कि आप जाति जनगणना बिल्कुल नहीं कराएंगे, जिसको जो करना हो कर ले। आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण में, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, आप नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आज की डेट में इस बात को कहिए, क्योंकि आप जो यू टर्न लेने की बात आती है, आप ही लोग वो थे जो जाति जनगणना की बात करते थे। आपके नेता स्वर्गीय हो गए हैं, वो कहते थे जाति जनगणना की बात, आप सदन में कहते थे, आप सदन के बाहर कहते थे, और आज जाति जनगणना के आप विरोध में हैं। कितना बड़ा आप यू टर्न लेते हैं, और आपको एक यू टर्न नहीं, आपको 1000 यू टर्न दिखाता हूं। क्या है बीजेपी का स्टैंड और क्या है कांग्रेस का? कहिए आप कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, कांग्रेस के हमारे और कहिए आप राजनीतिक आरक्षण के में। वो नारा क्या लगाते थे पता है कांग्रेस में? मैं 80 के दशक की बता रहा हूँ, 80-84, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। सुनिए, ये कांग्रेस का नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। सिर्फ इंदिरा जी, सुनिए, नहीं सुरेंद्र जी, मैं जवाब देता हूं। सुरेंद्र जी, सिर्फ नेहरू जी नहीं, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 हाउस पे मंडल कमीशन का विरोध करते हुए बोले, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात पे विश्वास नहीं करती। अरे प्रभु, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, आप पिछड़ों को आरक्षण देने के विरोध में हैं। अरे भाई, आ रहा हूं, कहिए आप उस पर, अगर हिम्मत है। बोलिए, आ रहा हूं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्पष्ट कहेंगे। अभी तक तो आप ठीक बोल रहे थे। अरे स्पष्ट अभी बता रहा हूं। अरे आपके कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि आप करके दिखाइए जनगणना, नहीं होने देंगे। उसने कहा सड़क पे आएंगे, आपकी सरकार है, हैसियत हो तो करके दिखाइए। फिर वो राज्यसभा, आप मोदी से पूछिए, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं।
अरे बताइए आप बताओ, आप आरक्षण के विरोधी हो, कहो संघ वाले आरक्षण के विरोधी है, कहिए आप भाजपा आरक्षण के विरोधी है, कहिए आप आरक्षण नहीं चाहते, आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है। अरे हमने तो बिहार में समर्थन सुधांशु जी, किया। आपके टाइम पे बिल्कुल नहीं बोले हो, आपको निर्बाध गति से बोलने दिया, बीच में नहीं। बिल्कुल गलत बात है, ये तरीका ठीक नहीं है। अब गलत फैक्ट आ गया, चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं, अरे हमने तो बिहार में समर्थन किया। गलत तो फैक्ट आपकी कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार है और डिप्टी सीएम कहता है हम नहीं होने देंगे, सड़क पे आके विरोध करेंगे, औकात हो तो करके दिखाइए, करवाइए। मैं पूछता हूं आपसे, हिमाचल में करके दिखाइए। ये है बंगलौर में कुछ और, दिल्ली में कुछ और सदन के ऊपर, सदन की कार्रवाई में सुनिए, हमारे प्रहलाद जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे जी से कहा कि आपका डिप्टी सीएम तो खुलेआम विरोध कर रहा है, धमकी दे रहा है कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना को उजागर नहीं करेंगे। तो खड़गे जी जानते क्या बोले? अरे वो तो आप ही की तरह है। ये खड़गे जी का रिकॉर्डेड बयान है। मान्यवर सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी अरे नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आप कहती किसके थी पीछे जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी, हाथ पे वो अपनी पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। अरे भैया, तो आपके सीएम ने औकात दिखाई है, डिप्टी सीएम ने, कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं करने दूंगा, सड़क पे विरोध करूंगा या नहीं। आप बताओ। अरे भैया, हमने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया। जो नीट के एग्जाम में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था वो करके दिखाया। आरक्षण खत्म रोक करने के वाले आपने रखा। लोग काका कालेरकर कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की आरक्षण के रिपोर्ट। विरोधी हो। देखिए, चिल्लाने के अलावा कोई आरक्षण की विरोधी है, चिल्लाने के अलावा कहिए, आपने दोनों की बातें सुनी है, दोनों की बातें सुनी है। राजनीति का टाइम है, चुनाव का टाइम है, जनता डिसाइड करे। किशोर तिवारी जी, अगली बार आपको मौका जरूर मिलेगा, अभी मेरा टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने का। जी न्यूज़।